ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। देखिए, स्टार्टिंग में जब हम बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना शुरू किए, क्या है बायोलॉजी? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, विज्ञान। अच्छा, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी चीज की, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। पहले स्टार्टिंग में लोगों को जब ये नहीं पता था कि प्लांट में भी लाइफ होता है, जीवन होता है, तो लोग समझते थे एनिमल्स की स्टडी ही क्या कहलाती है? बायोलॉजी। और एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी यानी जूलॉजी, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बाद में जब पता चला कि भाई प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होता है, तब एक और बायोलॉजी का ब्रांच बना जिसे हम कहें बॉटनी। क्या कहा हमने? बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसलिए जूलॉजी को भी जीव विज्ञान और बायोलॉजी को भी जीव विज्ञान कहा जाता है। तो पूछता है कई बार कि बायोलॉजी या जूलॉजी के फादर किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी? तो बायोलॉजी या जूलॉजी के पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। फादर किसको कहते हैं? फादर, फादर कहा जाता है अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को ही हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु। इमेज दिखा दूं? चलिए मैं दिखा देता हूं। ये है अरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। तो बायोलॉजी या जूलॉजी, बायोलॉजी या जूलॉजी के पिता कौन है? अरिस्टोटल। और पूछेगा अगर कि फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के फादर हैं थियोफ्रास्टस। क्या नाम है उनका? थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। इनका भी इमेज दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। इनको माना जाता है बॉटनी का पिता। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। देखिए, बोल बोल के पढ़ते रहे, याद रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी के कितने ब्रांच हो गए अभी? 2। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। लेकिन स्टार्टिंग में एक ही ब्रांच था, कौन सा? जूलॉजी। जूलॉजी के पिता फादर अरिस्टोटल और बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, हम बायोलॉजी में एंट्री मारे उसके पहले हम थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि जिस तरीके से हम कोई घर बनाते हैं। ये मान लीजिए घर है, ठीक है, एक घर है। तो एक घर को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे ब्रिक्स की, ईंटों की, है ना। ईंटों से मिल करके हम घर का निर्माण करेंगे, घर का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, इन दोनों का ही अपना एक क्या होता है? बॉडी होता है, शरीर होता है। शरीर, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। और ये बॉडी किसी न किसी बेसिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा। जैसे घर किससे मिलकर बना होता है? ईंट से। तो वैसे ही प्लांट या एनिमल का जो शरीर होता है वो मिलकर बना होता है सेल से। सेल यानी कोशिका से, ठीक है, कोशिका से, कोशिका। सेल यानी कोशिका। तो जिस तरीके से एक एक ईंट मिल करके एक घर का निर्माण होता है, वैसे ही एक एक सेल मिल करके एक शरीर का निर्माण होता है। तो हम सेल को क्या कह सकते हैं? सेल को एक यूनिट कह सकते हैं। यूनिट मतलब क्या होता है? वन, है ना। यूनिट मतलब 1, यानी एक एक सेल अगर मिल जाए, अगर मैं कहूं कि दो क्या है? 2 1 + 1 का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 बार 1 मिलाओ तो 2 बन जाएगा।
उसी तरीके से एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे ही करोड़ों सेल को अगर मिलाया जाए, करोड़ों सेल को मिलाया जाए तो क्या बनता है? एक शरीर, एक बॉडी। समझ में आया? तो सेल इज अ यूनिट। इसे यूनिट एक और रेफरेंस में कहा जाता है। किस रेफरेंस में? इस सेल के अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसे चलाते हैं। जैसे जब हम ईंट से घर बना लेते हैं तो घर के अंदर हम अलग अलग कंपार्टमेंट बनाते हैं, है ना? मैं समझाता हूं। जैसे यहां दिखाई दे रहा है, ये एक सेल का डायग्राम है। पहले मैं डायग्राम समझा देता हूं, फिर हर एक चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है? ये हमारा है सेल का डायग्राम, और ये मैंने लिया है हाउस, घर के अंदर अगर हम देखते हैं तो भाई एक होगा बेडरूम, किचन, हॉल, बाथरूम। ठीक है? बाथरूम और क्या क्या, और प्लेग्राउंड वगैरह छोटे बच्चों के लिए बनाना है, या गार्डन वगैरह बनाना है, गार्डन तो ये भी बना सकते हैं। उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, 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 ये है। ठीक है? उसके बाद ये है, फिर इसके अंदर ये छोटे छोटे हैं, डॉट डॉट है, उसके बाद इसके अंदर कुछ लिक्विड टाइप भरा हुआ है। ये तो सेल के अंदर अलग अलग तरह तरह की हमें स्ट्रक्चर, संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? सेल के अंदर भी हमें तरह तरह की संरचनाएं देखने को मिलती है, और ये सारे के सारे चीज मिल करके एक सेल को बनाते हैं। इसलिए हम इस रेफरेंस में भी हम सेल को एक यूनिट कह सकते हैं। कहते हैं ना कि यूनिटी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग अगर मिल करके काम करेंगे तो अच्छा वर्क होगा। तो अगर किसी सेल में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मैं समझाऊंगा सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किसका क्या नाम है, क्या वर्क होता है, फंक्शन क्या है, डिस्कवरी किसने की थी, सब एक चीज के बारे में समझेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। समझ में? ओके। तो ये सेल के अंदर पाए जाने वाले इन स्ट्रक्चर्स की वजह से भी इसे एक यूनिट कहा जाता है, और क्योंकि एक एक सेल मिल करके एक बॉडी का निर्माण करता है, उस रिस्पेक्ट में भी हम उसे एक यूनिट कह सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी सेल की और बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। देखो, सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था, या हम यूं कहें कि सेल की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल कहलाती है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या है? सेल ही है। ठीक है? बायोलॉजी में हम सेल को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है? स्टडी। साइटो मतलब कोशिका, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कोशिका की स्टडी को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। तो सबसे पहली बार अगर किसी सेल की खोज की थी तो किसने की थी? तो फर्स्ट सेल डिस्कवरी या डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसके द्वारा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 1665 में एक सेल को डिस्कवर किया, लेकिन यह सेल कैसा था? डेड था। ठीक है? तो हम कह सकते हैं डेड सेल। ये डेड सेल, मृत सेल था, डेड सेल था। ठीक है? डेड सेल था। तो कौन था भाई? किसने डिस्कवर किया था? तो मैं इनका फोटो दिखाता हूं। ये थे रॉबर्ट हुक। ठीक है? दिखाई दे रहा है? रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक डेड सेल की डिस्कवरी की। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो, किसी भी छोटे से छोटे चीज को निकालने के लिए हम एक हुक का इस्तेमाल करते हैं। हुक ऐसा रहता है ना, उसे हम फंसा करके खींच लेते हैं, है ना? जैसे कि अगर हमें मछली मारनी है तो मछली मारने के लिए हुक फेंकेंगे। तो इस हुक से याद रखना, हुक
हुक से, क्योंकि ये जो सेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो रॉबर्ट हुक ने खींच कर निकाल लिया, यानी डिस्कवर कर दिया एक डेड सेल की, एक सेल की। तो सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। क्या ये सेल जिंदा था? नहीं, ये डेड था। तो कहेगा अच्छा जिंदा सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल, यानी पहली जीवित कोशिका की खोज करी लिवेनहॉक ने। देखो ल से लिविंग, ल से लिवेनहॉक। लिवेनहॉक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, लिवेनहॉक। लिवेनहॉक ने कब करी? तो 1674 में। देखो ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये याद रखना कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? लिवेनहॉक ने। लिवेनहॉक ने, ठीक है, लिवेनहॉक ने। का फोटो दिखा दूं? लिवेनहॉक, ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो हमने दो चीज समझ लिया, क्या कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? लिवेनहॉक। लिविंग से याद रखना, लिवेनहॉक। लिविंग से लिवेनहॉक बोलते रहो, याद हो जाएगा। लिवेनहॉक, लिवेनहॉक, लिवेनहॉक। इतना क्लियर है? अच्छा, अब जब हम अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कभी कभी हमारे बॉडी का कुछ सेल ना डैमेज हो जाता है, मर जाता है। जैसे कि किसी ने आपके चेहरे पर मुक्का मारा और देखेंगे तो कुछ टाइम बाद वहां पर काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वहां का एरिया खाली हो जाता है और वो काला काला हो जाएगा। तो अब वो जो काला हो गया है उसे हटाना पड़ेगा और धीरे धीरे वहां पर नए सेल जनरेट करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम पीरियड लेता है और धीरे धीरे वो जो काला वाला रहता है वो पपड़ी बन के निकल जाता है और वहां पर नए सेल आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन होना, यानी एक सेल धीरे धीरे दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसके अंदर समझेंगे कि ये काम कौन करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? एक सेंट्रोसोम नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर वही काम करता है ये सेल डिवीजन का। तो हम अगर बात करें कि सेल अपने आप में डिवाइड होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सेल थियरी या सेल डिवीजन थियरी। तीसरा चीज मैंने क्या बोलना है? सेल डिवीजन थियरी। सेल डिवीजन थ्योरी। सेल डिवीजन थ्योरी को किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड श्वान ने। सेल डिवीजन थ्योरी को किसने दिया? दो व्यक्ति थे। कौन कौन? स्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है, स्लाइडेन एंड श्वान। इनका भी फोटो देखना है। देखो ये हैं स्लाइडेन साहब, ठीक है, मैं यहां लगाता हूं स्लाइडेन, और ये हैं श्वान, ठीक है, ये है श्वान। तो बताओ सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एंड श्वान ने। पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल था। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लिवेनहॉक ने। सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडेन एंड श्वान ने। इतना क्लियर हुआ? ओके। और कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे अगर हम दुनिया में वर्ल्ड में ये बात करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट सेल किसमें पाया जाता है, ठीक है, क्या चीज? लार्जेस्ट सेल पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच एग। हम उसको फोड़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो सेल होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आम और किसी भी सेल से काफी बड़ी होती है। तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। उसका अंडा ही देखेंगे तो कितना बड़ा रहता है ना? शुतुरमुर्ग का अंडा दिखाई दे रहा है? ये सारे के सारे नॉर्मल अंडे हैं और ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसके अंदर जब इसको फोड़ेंगे तो येलो वाला निकलेगा, फिर उसमें व्हाइट रहेगा। तो उसमें भी क्या होते हैं?
सेल होते हैं, और माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल अगर पाया जाता है, लार्जेस्ट सेल, तो वो ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। फिर बात हुई कि सबसे स्मॉलेस्ट किस कहाँ होता है, स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा। यह इतना छोटा होता है कि यह ऑक्सीजन भी नहीं लेता, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन नहीं लेता है, जिसकी वजह से अगर यह माइकोप्लाज्मा किसी इंसान की बॉडी में चला जाता है तो वह क्या करता है, उसके जो बॉडी के दूसरे सेल हैं उन्हें भी ऑक्सीजन लेने से मना कर देता है, और इंसान की मौत हो जाती है। इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो दुनिया में सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में। तो जैसे अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना भी क्या करता है, एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक कर देता है, उसको पूरी तरीके से कब्जा लेता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और हमने देखा है कि कोरोना में कितने लोगों की मौत हो गई। समझ में आया? तो सबसे छोटा सेल किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में। क्या यह ऑक्सीजन ग्रहण करता है, नहीं, यह ऑक्सीजन नहीं करता, ऑक्सीजनेट नहीं करता है, रेस्पिरेशन नहीं लेता है। जैसे हमारी बॉडी है, हम सांस लेते हैं नाक से, लंग्स में जाता है, लंग्स में जो है ब्लड आता है इसमें अपने हार्ट के अंदर, और वो ब्लड क्या करता है, वहां से लंग्स से जो ऑक्सीजन हमने कैरी किया है उस ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सेल होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा कि सेल के अंदर भी एक ऐसे महाशय हैं जो ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, उन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा सब एक एक तरीके से, लेकिन अभी यहाँ बेसिक हम समझ रहे हैं। तो बताओ, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सेल किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रिच एग में। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा में। इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कहां पाया जाएगा, लार्जेस्ट सेल ये पाया जाता है फीमेल के ओवम में। ठीक है, मेल का ओवम होता है क्या, नहीं, मेल का स्पर्म होता है। ठीक है, फीमेल के ओवम में। तो सबसे छोटा कहां पाया जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल पाया जाएगा मेल के स्पर्म में। ठीक है, मेल के स्पर्म में। और अगर पूछ दिया कि सबसे लॉन्गेस्ट कहां पाया जाएगा, लॉन्गेस्ट तो ये होता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में, ठीक है, ब्रेन के न्यूरॉन में। देखो, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई में, लेकिन लार्जेस्ट का मतलब लंबाई प्लस मोटाई। ठीक है, लंबाई प्लस मोटाई दोनों होती है। तो मैं दिखा देता हूं इसको, जैसे ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, ब्रेन का न्यूरॉन सबसे लंबा किसमें पाया जाएगा सेल, न्यूरॉन्स में ही। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट कहां पाया जाएगा, फटाफट बोलते रहो, ओवम में। ठीक है, ओवम में। और सबसे स्मॉलेस्ट कहां पाया जाएगा, स्पर्म में। ठीक है, स्मॉलेस्ट कहां पाया जाएगा, स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म में। तो ये सब दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे लार्जेस्ट ओवम में, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्पर्म में, और सबसे लंबा ब्रेन के न्यूरॉन्स में। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज और समझाता हूं। जैसे हमको पता है कि बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, दोनों। एक तो होता है हमारा एनिमल, ऐसे लिखता हूं, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे कि बायोलॉजी में हमने देखा कि हमको पढ़ना किसको है, एनिमल्स को भी, एनिमल्स और प्लांट्स। अच्छा, इंसान किस में आता है, एनिमल्स या प्लांट्स में? जाहिर सी बात है एनिमल्स में आता है। तो अगर किसी इंसान को कुत्ता कह दो
कुत्ता भी एक जानवर है, वो भी एनिमल्स में आता है, तो बुरा मान जाता है। लेकिन एक इंसान को शेर कह दो, शेर भी एक जानवर है, वो बुरा नहीं मानता, खुश हो जाता है। क्यों? स्टेटस की बात है ना। शेर का अपना स्टेटस है, जंगल का राजा होता है, ताकतवर होता है। कुत्ते की कौन सी स्टेटस, समझ में? तो इंसान भी जानवर के ही कैटेगरी में आता है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अब देखो, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, इन दोनों की जो बॉडी होती है किससे बनी होती है? सेल से। तो देखो, जो एनिमल सेल होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा राउंड शेप में होता है, लेकिन जो प्लांट शेप होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहरी जो परत है, बाहर का जो परत रहेगा उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। परत मतलब क्या? थैली। ये क्या बाहर एक तरीके का क्या होता है? थैली। जैसे जब हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो एक तरीके की थैली में बंद होता है ना, एक तरीके की थैली, झिल्ली में बंद होता है। तो ऐसे ही सेल के बाहरी जो लेयर होता है उसे हम थैली, इंग्लिश में या इस बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल की थैली है तो सेल मेम्ब्रेन कह दो, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी होती है? ये पूछता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन से। किससे बनी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन खाते हैं ना जिम वगैरह जाने के लिए, प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हाँ हाँ। तो एनिमल सेल का पहले स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर तो सर्कुलर है, सर्कुलर। और उसकी बाहरी जो दीवार है, बाहरी जो परत है, लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो प्रोटीन से। वैसे ही जो प्लांट होते हैं, प्लांट के भी बाहरी दीवारों को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ध्यान रखो, इंसान होते हैं, इंसान अपने सर्वाइवल के लिए कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है, तो हमें हमारी बॉडी को कोई दूसरे चीज नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन किसी पेड़ पौधों को अगर देखेंगे तो उन्हें कपड़ा पहनाने के लिए कोई होता है? नहीं होता है। इंसान जाएगा, जाते रहेगा, थूक देगा उसके ऊपर, या कोई कुल्हाड़ी लिया रहेगा, कुल्हाड़ी से मार देगा, कट जाएगा, या वहां पर अगर टेका लेके खड़ा रहेगा तो उसको खुरच देगा हाथ से, है। तो भगवान देखा कि इंसान बहुत दुष्ट है, वो पेड़ पौधों को जीने नहीं देगा। इसके लिए भगवान ने पेड़ पौधों के सेल के बाहर उसको प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर दे दिया। ठीक है, एक और लेयर दे दिया। इसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। समझ में आया? सेल वॉल। तो बताओ, जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है उसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि भाई प्लांट सेल के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई देता है, सेल वॉल दिखाई देता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई नहीं देता है। तो कहेगा कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज, दो ऑप्शन देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो क्या मारना है? सेल वॉल, क्योंकि सबसे बाहर क्या रहता है? सेल वॉल रहता है और उसके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है? क्या हमारे ऊपर कोई पपड़ी जमी होती है? नहीं। अगर हम अपना चमड़ा निकालेंगे तो पूरा मांस दिखने लगेगा, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों में हम दतवन करते हैं, दतवन, तो दतवन को हम छीलते हैं और यही दतवन जब धीरे धीरे क्या हो जाता है? कड़क हो जाता है, तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी जो है बन जाती है, मोटी सी, ठीक है, परत। वो क्या है? एक तरीके का सेल वॉल, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आया? तो प्लांट सेल के आउटर लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं, प्लांट सेल के आउटर लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। और यह सेल वॉल किससे बना होता है? कहेगा ये सेल वॉल किससे बना होता है? ये बना होता है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से।
सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज से। और इसी सेल्यूलोज का इस्तेमाल करके हम कपड़ा, टेक्सटाइल या कागज बनाते हैं, समझा? इसी सेल्यूलोज का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? कपड़ा या कागज बनाते हैं। कपड़ा, कागज, नोट जो भी बनाना है वो सब बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? दिमाग में सिर्फ ये रखना कि भाई जो प्लांट होते हैं, प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बस इतना कंसेप्ट क्लियर रखना, बाकी स्टोरी याद नहीं रखना, कोई बात नहीं। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे इसके अंदर, सेल के अंदर, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।